हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 35 यानी 35। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ध्यान से सुनेंगे। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, छायावाद। छायावाद की विशेषता है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता के सजीव और सरस बना दिया। ठीक है, फिर से सुने। चित्रमयी कल्पना और लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें, प्रभावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। ध्यान से सुने। प्रभावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारों के प्रयोग में नवीनता है। अलंकारों के प्रयोग में नवीनता भी है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्यय जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग भी हुआ। आगे देखें, भाषा यानी खड़ी बोली को संवारने और ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया गया है। ठीक है, छायावादी युग को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। छायावाद में वक्रता का वैभव। छायावाद में, ध्यान से सुने, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ठीक है, तो ध्यान से सुने, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ऑप्शन बी, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है प्रसाद के काव्य में। ठीक है, और वहीं छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे। बाकी व्याख्या देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। ठीक है, यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है। कैसी है? अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है, वैसी अन्यत्र विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। ध्यान से सुने, अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। कौन से रस से? माधुर्य रस से भरी हुई हैं। ठीक है, आगे देखें। ध्यान दें दोस्तों, परंपरा से कटकर और हटकर
और उससे ऊपर उठकर, कितनी प्यारी लाइन है, गौर करें, परंपरा से कटकर, हटकर और उससे ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे जरा। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति, ध्यान से सुने, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, छायावाद। छायावाद आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। व्याख्या ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया है। किसको? आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया है। कौन कौन से? गद्य खंड और काव्य खंड। ठीक है, गद्य खंड और काव्य खंड में विभाजित किया है आधुनिक काल को शुक्ल ने। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। ठीक है, काव्य खंड में भी दो प्रकरण हैं, ध्यान से सुनेंगे। काव्य खंड में भी दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई धारा। ध्यान से समझे, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई धारा के भी तीन उत्थान हैं। ठीक है, और जो नई धारा है उसके भी तीन उत्थान हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, आगे देखें। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तीसरे उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। समझे? जो काव्य खंड है उसके दूसरे प्रकरण के तीसरे उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो दोस्तों जयशंकर की प्रसाद की कामायनी की भाषा है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली है भाषा किसकी? कामायनी की। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य है। ठीक है, और कामायनी कैसा काव्य है? महाकाव्य। इतनी बात ध्यान रखें, जिसमें मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का, ध्यान से सुनेंगे, उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं? ताजमहल के समान मानते हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। बाकी व्याख्या देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और ये एक महाकाव्य है। ठीक है, 1935 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब? 1935 में। किसकी? कामायनी की। ठीक है, छायावादी शैली का पहला महाकाव्य है कामायनी। ठीक, आगे देखो, शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है।
शांति प्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी हैं। कितनी कृतियां? 27 कृतियां लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं कौन कौन सी, देखते हैं। पहली परिचय, फिर नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा, वृंत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन एवं स्मृतियाँ और कृतियाँ। ये सभी जो हैं शांति प्रिय द्विवेदी की कृतियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है हृदय का, ऑप्शन सी, हृदय का प्रतीक है श्रद्धा कामायनी में। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या। यहाँ से दोस्तों जरूर प्रश्न बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर व्याख्या आप देखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ध्यान से सुने, मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। किस किस के? मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं, जिसमें मनु मन के, श्रद्धा हृदय के और ईड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। ठीक है, कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। कैसा काव्य है? कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र कौन है? श्रद्धा। ठीक है, यानी प्रधान पात्र कामायनी में कौन है? श्रद्धा। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। ध्यान से सुने, काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। किसका? श्रद्धा का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा। ठीक है, प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा। इसकी कथा का आधार क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत। ठीक है, क्या क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत, ये सभी इसकी कथा के आधार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो फिर से सुन ले, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक को पहले ब्रज भाषा में और फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 में आई, पहली बात, और पहले ब्रज भाषा में की गई थी। ठीक है, और इसकी रचना पहले ब्रज भाषा में हुई और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई। ठीक है, और ये भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना, ये भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंदों और जोड़ दिए। आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। ठीक है, आगे देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान से सुने। ध्यान दे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं।
तो सबसे पहले उर्वशी। उर्वशी प्रेमचंद की नहीं, जयशंकर प्रसाद की, सॉरी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कि 1909 में आई थी। फिर है वन मिलन, ध्यान से सुनेंगे। उर्वशी आई 1909 में, फिर आई वन मिलन जो कि वो भी आई थी 1909 में, और एक और रचना थी प्रेम राज्य, ये भी 1909 में आई। तो 3 रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद की जो कि 1909 में आई थी। कौन कौन सी दोस्तों? एक उर्वशी, दूसरी वन मिलन और तीसरी प्रेम राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं 1910। 1910 में आई जयशंकर प्रसाद की अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का उद्धार। फिर शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास ये भी 1910 में ही आई। तो 1910 में जयशंकर की प्रसाद की 2 काव्य रचनाएं आई। कौन कौन सी? अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। ठीक है, इसके बाद 1911 में आई रचना कौन सी? बुभ्रवाहन, बुभ्रवाहन होगा ये, थोड़ा सा ये नाम मिस्टेक है, एक बार आप भी चेक कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर हो रहा है, बब्रुभावन ये गलत ही है ये तो। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार इसको, कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता देना। बाकी आगे देखते हैं कानन कुसुम। कानन कुसुम 1913। ठीक है, कानन कुसुम आई 1913 में, करुणालय आई 1913 में, और महाराणा का महत्व ये आई 1914 में। तो ध्यान रखें, कानन कुसुम और करुणालय 2 रचनाएं प्रसाद की 1913 में आई, और एक रचना महाराणा का महत्व आई 1914 में। फिर है दोस्तों झरना जो कि आई 1918 में, फिर आंसू जो कि 1925, और लहर आई 1933, और जो अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे कामायनी, ये आई 1935 में। ठीक है, 1935, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।